नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद संध्या। और आज स्पेशल नया सवेरा में हम बात करेंगे नए उभरते भारत की। पूरी दुनिया में क्यों तारीफ हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और 5 देशों की जो यात्रा है, जो कि मल्टी अलाइंड डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि टेक टॉक में क्या कुछ है खास। वर्ल्ड वॉच यानी दुनिया भर के खबरों पर नजर रखेंगे और आपके दिन को बनाएंगे खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 5 देशों की यात्रा संपन्न करके अब से थोड़ी देर में स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। यूएई समेत यूरोपीय संघ की 4 महाशक्तियों के साथ भारत की बढ़ी नजदीकियां, ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, ग्रीन एनर्जी और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ेगा आपसी सहयोग। भारत और इटली के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित कई महत्वपूर्ण समझौते। आईमेक को मजबूत करने पर बनी सहमति। भारत की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री को मिला FAO का सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल सम्मान। बंगाल में CAA लागू करने के बाद शुभेंदु सरकार का नया आदेश। स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम गाना जरूरी। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में आज दोबारा मतदान। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के पीछे हटने से दिलचस्प हुआ मुकाबला। और दिलीप ट्रॉफी से होगी भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिनों की यात्रा के साथ में। और यूएई और 4 यूरोपीय महाशक्तियों की यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था इटली, जहां से वो कल रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद उनका विशेष विमान दिल्ली में लैंड करेगा। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा का नतीजा अगर आपको सरल शब्दों में बताएं तो यूएई समेत स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली के साथ भारत की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, ग्रीन एनर्जी और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। देश के हिस्से में कई उपलब्धियां आई है। यूएई से इटली तक कई समझौतों के जरिए जहां विकास को नई गति मिलेगी, तो वहीं ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में बढ़े सहयोग से नया बल भी मिलेगा। बहुत सारे देशों के साथ जो समझौते हुए हैं उसमें आपको बताएं कि नीदरलैंड्स के साथ जो भारत और नीदरलैंड का समझौता है उसको तो रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला लिया गया। और इटली की बात करें तो उसको स्पेशल स्ट्रैटेजिक जो रिलेशंस हैं उस स्तर तक भारत और इटली ने अपने संबंधों को एलिवेट करने का फैसला किया। और भारत और इटली के बीच क्या क्या सहमति बनी, किस तरह से साझेदारी हुई, इस पर गौर करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा दोनों ही देशों ने की और आतंकी नेटवर्क्स को बाधित करने के लिए आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने की दिशा में साथ में काम करने का आह्वान किया गया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र, FATF और दूसरी विपक्षीय मंच हैं उन पर मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया है। व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को और मजबूत करने के लिए भी दोनों देशों का समर्थन मिला है। पश्चिम एशिया की स्थिति और क्षेत्र के साथ साथ विश्व पर इसके प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। 8 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम का स्वागत किया गया और स्थायी शांति के लिए तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के महत्व पर भी इस दौरान जोर दिया गया। हॉर्मुज से होकर वैश्विक यातायात को फिर से शुरू करने का भी आह्वान किया गया। यूक्रेन में जारी युद्ध पर चिंता व्यक्त की, जिससे भारी जनपीड़ा और वैश्विक स्तर पर नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री समझौता ज्ञापन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अफ्रीकी भागीदारियों के साथ साथ त्रिपक्षीय पहलों में मिलकर के काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यानी ग्लोबल साउथ का जो फोकस है भारत का, उसको यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ जोड़ने पर दोनों देश सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने स्टॉक एक्सचेंजेस, निवेश फंड्स, वेंचर कैपिटल्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच और ज़्यादा सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन यानी अंतरिक्ष जो व्यवस्थाएं हैं, सूर्य भौतिकी के और अंतरिक्ष अन्वेषण पर साझेदारी को और मजबूत करने, विषयगत रूप से केंद्रीय जुड़ाव रखने और अंतरिक्ष तक पहुंच और अंतरिक्ष अवसंरचनाओं के संरक्षण पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है। साथ ही साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप दोनों देशों में काम कर रहे हैं, कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र और कैसे जो कारोबारियों के बीच में संबंध को और मजबूत किया जाए, इस पर भी भारत और इटली ने संयुक्त घोषणा में अपना स्टेटमेंट जारी किया है। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO की ओर से वर्ष 2026 का एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया। ये FAO का सर्वोच्च सम्मान है। FAO के महानिदेशक ने ऐतिहासिक FAO प्लेनरी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पदक प्रदान किया। संगठन के अनुसार ये सम्मान खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और किसानों के कल्याण में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए महानिदेशक क्यूडोंग ने कहा कि यह सम्मान कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Prime Minister Modi has been a symbol of hope for India's rural masses. He envisioned a dawn of the self-reliance when the darkness of food insecurity still loomed over millions. Thank you, Your Excellencies, for leading India and, by example, the rest of the world towards a more food-secure tomorrow. It is, therefore, my distinct honor and privilege to confer upon Your Excellencies FAO Agricultural Medal as a symbol that fight against hunger is the most noble mission of war. Congratulations, Honorable Prime Minister.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया है और कहा कि भारत के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर नहीं, ये मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने भारत में कृषि सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मदर अर्थ से गहरे संबंध को दर्शाता है, ये बात भी कही। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी को इटली में FAO का जो सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल सम्मान दिया गया है, ये समझना और जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया। संगठन के अनुसार ये सम्मान खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और किसानों के कल्याण में योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। FAO का कहना है कि PM ने भूख और गरीबी से लड़ने, सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में FAO के प्रयासों के लिए भारत के सहयोग की भी सराहना की है। FAO प्रमुख ने किसान केंद्रित और तकनीक आधारित योजनाओं के जरिए भारत की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने भारत की बड़ी खाद्य और कृषि योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता दी गई और 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की भी सराहना की गई। FAO के साथ मिलकर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए पौष्टिक मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की पहल की भी तारीफ की गई। और G20 अध्यक्षता के दौरान आपको याद होगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के जोर को पूरी दुनिया ने सराहा था और ख़ास तौर पर जो 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को जो किसान सम्मान निधि दी गई है और सॉइल हेल्थ टेस्ट से लेकर के चाहे ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करना हो या फिर प्राकृतिक खेती के ज़रिए किसानों की आमदनी को बढ़ाना हो, उस पर जो लगातार फोकस रहा है सरकार का, उसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी। चंद्रशेखर, वो कौन से बड़े सुधार कहे जाएं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को सम्मान मिला, देश के किसानों को जो सम्मान यहाँ पर देश में मिला, राष्ट्र में, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहल, क्या मायने हैं इसके? देखिए, लगातार पिछले 10 सालों से आप देखें तो कृषि के क्षेत्र में जो लगातार काम हुए हैं यहाँ पर भारत में, उसको लेकर के ये कहीं न कहीं जो मान्यता दी गई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व को। और प्रधानमंत्री ने वहां पर जब उसके बाद वहां पर लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने वहां पर बताया कि किस तरह से भारत में अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में किस तरह से जो डिजिटलीकरण अगर हम कृषि का कहें तो किस तरह से कृषि में जैसे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, कृषि में किस तरह से जो प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, कृषि में जिस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड की उन्होंने वहां पर बात की। और उसके अलावा प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर बताया गया कि किस तरह से आज की जो कृषि है उसमें जो एक तरह से कहा जाए जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है भारत में और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कई तरह के जो विभिन्न पहलू हैं, आप ड्रोन का इस्तेमाल देख लीजिए, ये सब वो कारण है जिसके कारण से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व को वहां पर मान्यता मिली है। और काफी महत्वपूर्ण ये सम्मान है जो कल वहां पर प्रधानमंत्री को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का ये संगठन है FAO, जिसकी ओर से प्रधानमंत्री को वहां पर सम्मानित किया गया है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को पूरे देश को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देशवासियों का सम्मान है, ये भारत के किसानों का सम्मान है। तो काफी महत्वपूर्ण इस सम्मान को कहा जा सकता है।
चंद्रशेखर, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 देशों की यात्रा है, जो समझौते भारत के साथ हुए हैं, कैसे हम 2047 के जिस लक्ष्य को लेकर के, संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, ये समझौते अभूतपूर्व योगदान देते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो 5 देशों की यात्रा की हम बात करें तो ये यात्रा शुरू हुई थी यूएई से, और उसके बाद आप नीदरलैंड्स देखिए, स्वीडन देखिए, नॉर्वे देखिए, इटली देखिए। तो सबसे पहले अगर यूएई की हम बात करें तो जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है उसमें भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत कहीं न कहीं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से काम करे। दुनिया की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है तो यूएई की जो यात्रा है वो ऊर्जा सुरक्षा और साथ ही साथ व्यापार के लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण वो मानी जा रही है। उसके साथ अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में काफी जो एलएनजी है, एलपीजी है, इसको लेकर के वहां पर बातचीत हुई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि इस पूरी यात्रा का एक पहलू हम ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो पहलू है वो व्यापार की दृष्टि से है। जिस तरह से यूरोपीय देशों के साथ अभी वहां पर समझौते हुए हैं ट्रेड को लेकर के, और जिन देशों में प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे, यहाँ पर ईएफटीए की बात करें, टेपा की बात करें, तो व्यापार की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें काफी समय से भारत ये कोशिश कर रहा है कि अपना जो व्यापार है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी कि पहले से जिन क्षेत्रों में या जिन देशों के साथ व्यापार हो रहा था अन्य देशों के साथ भी व्यापार को बढ़ाया जाए। तो इसलिए भी इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिहाज से ये यात्रा, जो नॉर्वे की यात्रा की बात करें, स्वीडन की बात करें या नॉर्डिक देशों के साथ वहां पर जो नॉर्डिक समिट हुई है, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से और मैरीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत के लिए काफी फायदेमंद ये यात्रा रही। और चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबल साउथ का फोकस है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत किया है। इन सभी देशों के मंच पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से रेखांकित किया है कि भारत मानवता के लिए काम कर रहा है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है वो सभी देशों का अपेक्षित है। ये काफी महत्वपूर्ण है अजय, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि चाहे हम इटली की बात करें या उससे पहले जब नॉर्डिक देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, करीब कम से कम 2 देशों के साथ ऐसे समझौते हुए हैं जिसमें भारत के साथ मिलकर ये देश अफ्रीका में या ग्लोबल साउथ के जो दूसरे पिछड़े देश हैं वहां पर काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री यात्रा पर गए इन देशों की, और भारत की दृष्टि से उन्होंने वहां पर कई सारे समझौते किए, बातचीत की, लेकिन जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, जो अफ्रीका की आवाज है, उसको भी भारत नहीं भूला। ये यहाँ पर दिखता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, तो तकरीबन हर मंच पर प्रधानमंत्री इसको उठाते रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने देखा कि अधिकतर मंचों पर जहाँ पर प्रधानमंत्री ने, चाहे वो द्विपक्षीय मुलाकातें थी या उसके अलावा अन्य कार्यक्रम थे, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे जो बहुपक्षीय मंच है वहां पर सुधारों की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री ने, जो भारत की आवाज है वो यहाँ पर रखी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भारत का एक पक्ष और है, वो पक्ष है जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, युद्धों को लेकर के, चाहे हम पश्चिम एशिया की बात करें या दूसरे संघर्षों की बात करें, तो वो भी प्रधानमंत्री ने हर मंच पर तकरीबन रखे हैं कि भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग का पक्षधर है और डिप्लोमेसी और डायलॉग से इन संघर्षों को खत्म करना चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये 5 देशों की यात्रा कही जा सकती है। और अंत में चंद्रशेखर जी, अगर इस यात्रा के सॉफ्ट साइड को हम थोड़ा सा टच करने का प्रयास करें तो भारत की हिंदी भाषा को मिसाल के तौर पर डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जो संबंध शब्द है उसको उठाया। इटली की प्रधानमंत्री ने भी जो प्रधानमंत्री ने हिंदी में शब्द किए बोले, उनको रेखांकित किया एक तरह से। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हल्के फुल्के माहौल में जो केमिस्ट्री नज़र आती है सभी वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, सॉफ्टर साइड की तरफ अगर थोड़ा सा चर्चा को बढ़ाना चाहें आप। देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है, चाहे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी की हम बात करें या यूएई के वहां पर जो नेतृत्व है उसकी हम बात करें, नॉर्डिक देशों की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री की जो निजी केमिस्ट्री रही है विभिन्न नेताओं के साथ, अभी इस यात्रा के अलावा अन्य देशों के साथ भी प्रधानमंत्री की काफी अच्छी केमिस्ट्री है। तो इस केमिस्ट्री का बहुत फायदा मिलता है देश को। जब आप बात करते हैं, 2 देश बात करते हैं, एक दूसरे के साझा हितों की बात करते हैं, तो इस केमिस्ट्री का काफी अच्छा फायदा मिलता है।
उसके अलावा हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने संबंध शब्द, जो आइसलैंड का एक नेटिव शब्द है, उसका वहां पर उपयोग किया। और नॉर्डिक देशों में हमने देखा कि वहां पर काफी खुशी हुई। कल हमने देखा कि जब FAO की ओर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा था तो वहां पर हिंदी भाषा का कितनी अच्छी तरह से उपयोग किया गया। तो भारत का एक सॉफ्टर साइड है। भारत जिस तरह से कुछ समझौते भी हुए हैं कई देशों के साथ, जी। उसमें आयुर्वेद और योगा को लेकर के समझौते हुए हैं। तो ये भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, ये बहुत बड़ी पावर है। और प्रधानमंत्री के जो निजी संबंध है वो इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को और ताकत देते हैं। अजय, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, इन तमाम एनालिसिस के लिए आपका शुक्रिया। और आइए खबरों पे आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में मोरस निग्रा, जिसे सामान्य भाषा में काला शहतूत या ब्लैक मलबरी कहते हैं या फिर तूत भी कहा जाता है, इसका पौधा लगाया है। मोरस निग्रा भारत और इटली को मुख्य रूप से खान पान, औषधीय और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से आपस में जोड़ता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में उपज होने के कारण काला शहतूत, जिसे भारत में कृष्णातूत भी कहा जाता है, बेहद मीठे, रसीले और गहरे बैंगनी रंग के फल देता है। इटली में इसका उपयोग शानदार डेजर्ट यानी कि कुछ मीठा बनाने के लिए किया जाता है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जब सत्ता संभाली तो सबसे पहला मिशन जो लॉन्च किया वो था एक पेड़ मां के नाम। और लगातार हमने देखा है कि विदेश यात्राओं पर जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर कोई विदेशी अतिथि हमारे यहाँ आता है तो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर रखा जाता है। भारत में अगर इस काले शहतूत की बात करें, जिसका वृक्षारोपण कल इटली में किया गया, तो इसका आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी काफ़ी अधिक महत्व है। और चूंकि ये इटली और भारत दोनों में बहुत ही चाव से इसका उपयोग किया जाता है एक फल के तौर पर और औषधि गुणों के लिए भी, तो ये इस पौधे का वृक्षारोपण खासतौर पर कृष्ण शहतूत का वृक्षारोपण दोनों देशों को और भी करीब लाता है। और जिस हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उसमें ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण पहल माना जा सकता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार नया सवेरा में और भी खबरें हैं, आप देखते रहिए ये खास नया सवेरा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब मदरसों में भी प्रार्थना गीत के रूप में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल से आ रही है ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। CAA के बाद शुवेंदु सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसमें मदरसों में वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मदरसों में प्रार्थना गीत के रूप में पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा और जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें सभी छात्रों को प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना होगा। जो मदरसे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है उन पर भी यही नियम लागू होगा। पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन की जो खबर है आ रही है। इससे पहले सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर चुकी है बीजेपी सरकार। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, जहां पर शुवेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला, मदरसों में अब गाना होगा वंदे मातरम, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। और सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में भी वंदे मातरम को अनिवार्य किया जा चुका है। उसके बाद शुवेंदु सरकार का ये पश्चिम बंगाल में बड़ा फैसला, मदरसों में प्रार्थना गीत के रूप में अब वंदे मातरम जरूर गाना होगा। सभी मदरसों पर ये नियम लागू होगा। और इससे पहले कल शुवेंदु सरकार ने कल बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू कर दिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक में इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि संसद द्वारा कानून बनने के बाद पिछली ममता बनर्जी सरकार ने वोट बैंक की रणनीति की वजह से इसे लागू नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश समेत अधिसूचित देशों से जो योग्य लोग सीएए के तहत भारत और पश्चिम बंगाल आए हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते उनको घुसपैठिया माना जाएगा और राज्य पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर के बीएसएफ के हवाले कर देगी। उसके बाद बीएसएफ उन्हें डिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से सटे राज्य की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 27 किलोमीटर जमीन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने की भी घोषणा की। तो घुसपैठी होंगे बीएसएफ के माध्यम से बाहर। 14 मई का सुरक्षा परिपत्र लागू कर दिया गया है। सरकार ने पिछली राज्य सरकार से भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम के लिए पर्याप्त जमीन देने की मांग की थी, लेकिन आपको याद होगा कि ममता सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। अब जैसे ही शुवेंदु अधिकारी ने ये कमान संभाली है पश्चिम बंगाल की बतौर मुख्यमंत्री, तो ये भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवास रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। और ये मिलकर काम करने की जो बात कही गई वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई, स्पष्ट होती हुई नजर भी आ रही है। और सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं इन दोनों ही मामलों पर। सौरभ, सबसे पहले बात करते हैं वंदे मातरम की। किस तरह से इस शासनादेश को देखा जाए और अब जितने भी मदरसे हैं उनको प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। शायद बहुत लोगों के गले के नीचे ये फैसला नहीं उतर रहा होगा। अजय जी, देखिए, वंदे मातरम हमारी देश की जो वंदना है उसके साथ जुड़ा हुआ है और कोई भी जो नेशनलिस्ट जो व्यक्ति होगा वो इसका विरोध नहीं करेगा। तो क्योंकि आप भारत में रह रहे हो और इसीलिए सभी स्कूल में और सभी मदरसों में ये नीति चालू किया गया है, ये नीति लागू किया गया है कि जब प्रेयर सॉन्ग होगा तो प्रेयर सॉन्ग में सारे देश की साथ इस हर स्कूल में भी एक ही प्रेयर सॉन्ग हो और वो है वंदे मातरम। बंगाल में वो है वंदे मातरम, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर सरकारी मदरसा, चाहे वो सरकारी एडेड स्कूल हो या फिर नॉन एडेड मदरसा, कोई भी हो, उसमें ये गीत गाना है। जो प्रेयर सॉन्ग होता है, जो स्कूल के जो असेंबली सॉन्ग होता है, उसमें ये गीत गाना है। अभी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है क्योंकि जब भाजपा सरकार चुनाव में उतरी थी तभी वंदे मातरम के ये 150 साल है और वंदे मातरम से बंगाल की एक योग भी है। तो इसके साथ साथ उसी के लिए ये ज़रूरी कदम माना जा रहा है भाजपा की तरफ से और इसीलिए स्कूल में ये चालू किया गया है। अभी ये नोटिफिकेशन सामने आया है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर कोई रिएक्शंस होता है या नहीं। जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कैसे इसको स्वागत करते हैं, बाकी जो समुदाय है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल जो थे उसमें ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो तब इसका कोई विरोध नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि मदरसा में जब ये नोटिफिकेशंस लागू हुआ है तब कैसे रिएक्ट करते हैं जो इमाम जो हैं, जो भी मदरसा एजुकेशन जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, मदरसा के जो टीचर्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से शुवेंदु सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है, एक बात तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी बल्कि विकास की बात करनी होगी। इसी कड़ी में अगर हम सीएए की बात करें और घुसपैठियों की बात करें तो घुसपैठियों को भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी हो गई है। संध्या, देखिए, ये जो कल जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा किया है कि सीएए बंगाल में लागू हो गया, कल ही से लागू हो गया। आपको याद होगा कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर लागू करने की बात हुआ था तो ममता सरकार ने जमकर उसका विरोध किया था। जगह जगह पर पाक सर्कस से लेकर जगह जगह पर उसके सीएए के खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे और यहाँ तक कि इस इलेक्शन में भी पिछले जो इलेक्शन थे उसमें भी उन्होंने इसका विरोध किया था। 2021 में जो इलेक्शन था और 2026 में भी एसआईआर के साथ साथ सीएए का भी विरोध किया गया था और उनका कहना था कि असल में सीएए के आड़ में एनआरसी हो रहा है। लेकिन बंगाल की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी चाहे जो भी कहे, बंगाल की जनता भी अब इसको मान नहीं रही है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि एक साल
पहले ये चिट्ठी आया था, लेकिन तब से इसको रोका गया था। और अभी जो CAA लागू हो गया है उसके तहत 31 दिसंबर 2024 के बाद जो लोग आए थे उनको मुश्किल होगी, उनको बंगाल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और साथ ही साथ BSF को ये क्षमता दी गई है कि BSF उनको डिपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जाके जो डिटेक्ट डिलीट SIR में हो चुका था, अब डिपोर्ट का प्रोसेस नया बंगाल की सरकार कर रही है। इसको लेकर भी तृणमूल आज इलेक्शन के हारने के 12 दिन बाद आज उनका एक पहला पब्लिक में प्रोग्राम है, वो भी बुलडोज़र को लेकर है। जो अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोज़र चला है या फिर जहाँ पे दखलदारी है वहाँ पर जो बुलडोज़र चला है उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर आई है उनका। इसको लेकर अब CAA को लेकर उनका क्या रवैया होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दिया है शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने, कि जो बातें संकल्प पत्र में कहा गया था वही है नई भाजपा सरकार का रोड मैप, और एक एक करके उन सारी बातों को अब वास्तविक में उसको अंजाम दिया जा रहा है। सौरभ, अगर हम दोनों वंदे मातरम का फैसला हो प्रार्थना सभा में गाना या फिर CAA का मामला हो, ये दोनों ही बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन जनरल पूरे बंगाल में इन दोनों फैसलों को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है जनता की? और साथ ही साथ TMC की अगर आपने बात की तो पहले प्रदर्शन में तो सारे के सारे विधायक भी नहीं आ पाए, केवल 35 विधायक आए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। तो इस पहलू को लेकर के जो जनता है वो, क्योंकि बंगाली अस्मिता के नाम पर TMC ने ये चुनाव लड़ा और उनको जो जवाब मिला तो मिला, लेकिन इन फैसलों का जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है? अजय जी देखिए, जब चुनाव चल रहा था तब भी वंदे मातरम को लेकर TMC आलोचना कर चुकी है। वो हर एक कदम को, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक कदम की वो आलोचना कर चुकी है और उसमें वंदे मातरम भी शामिल है। लेकिन बंगाल की जनता तब भी ये स्पष्ट कर दिया था कि TMC की जो नैरेटिव है उस नैरेटिव से बंगाल की जनता सहमत नहीं है, और उसमें चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, आंकड़े जो आए हैं सामने, उसमें वो साफ दिख रहा है कि बंगाल की जनता इन सारी बातों से सहमत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप तिलजला में जब ये बुलडोज़र चला है जो अवैध निर्माण के ऊपर, जहाँ पे आगजनी की घटना घटी और 2 लोगों की मौत हो गया, बंगाल की जनता की अगर आप फीडबैक लेंगे तो हर नुक्कड़, हर चौराहा, सोशल मीडिया पर यही फीडबैक आ रहा है कि बार बार यहाँ पर अगर एक इलाके के एक ही कोलकाता के एक वार्ड में एक नियम और दूसरे वार्ड में अलग नियम क्यों? अगर आप किसी और इलाके में जाए, हम जब यहाँ पर खड़े हैं, ये बेहाला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग प्लान माना जाता है, लेकिन तिलजला में छोटे छोटे गलियाँ हैं, उस गलियों में 4 माला 5 माला मंजिल की इमारतें होती है। एक एक मंजिल, कहीं भी अपार्टमेंट में कोई कमर्शियल सेटअप होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है KMC के रूल्स में, लेकिन वहाँ पे एक लेदर फैक्ट्री चल रहा था एक रेसिडेंशियल इलाका में। ये कैसे हो सकता है? फैक्ट्री चलेगा, लेदर फैक्ट्री अगर होना है तो लेदर फैक्ट्री के जगह पे होगा। SEZ है, बानतोला है, वहाँ पर होना है। जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर क्यों? जो इलेक्ट्रिसिटी का जो परमिशन था उसमें भी उसमें भी देखा गया कि उसमें भी खामियां थी। तो ये सारी जो बातें थी, एक तो बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से मंजिलें नहीं बन रही है, इलेक्ट्रिक के जो रूल्स है वो भी माने नहीं जा रहे हैं। अगर आप नियम नहीं मानोगे तो बुलडोजर तो चलेगा। तो इसके खिलाफ जब आज तृणमूल की सरकार यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, तृणमूल के पार्टी के लोग जब रस्तों पे, सड़कों पर जब उतरने की जो प्रोग्राम लिए हैं, हावड़ा शियालदा में उनका जो जमायत होगा शाम को, उस जमायत से वो लोग रास्ते पर उतरते हैं। गणतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात रखने की पूरी, बिल्कुल सौरभ, सबको अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। आपसे लगातार हम और भी अपडेट लेंगे, लेकिन आज एक बड़ी खबर से भी अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज दोबारा वोटिंग भी हो रही है। फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल की वो तारीख थी जब यहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन इसमें कई बूथों पर EVM में गड़बड़ी की खबरें सामने आई और कम से कम 60 बूथ ऐसे थे जहां पर छेड़छाड़ के सबूत भी मिले थे। EVM में कथित हेरफेर के अलावा जांच में भी सामने आया था कि कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों के फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिशें की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने इस बार बूथों पर दोगुनी सुरक्षा कर दी है।
इधर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने 2 दिन पहले ही घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नाम वापस लेने की समय सीमा तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से वो उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है, वापस नहीं लिया गया है। इस सीट पर भाजपा ने देवांशु पांडा को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को मैदान में उतारा है। रीपोलिंग का परिणाम 24 मई को आएगा। तो सौरभ, आज पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा फाल्टा जहां पर पुनर्मतदान भी किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो किस तरह की है, और दूसरी बात, क्योंकि टीएमसी के प्रत्याशी जो हैं अब चुनाव मैदान में नजर नहीं आने वाले, तो मुख्य और कड़ा मुकाबला अगर हम देखें तो किनके बीच नजर आता हुआ यहाँ पर सामने है? संध्या, देखिए, चुनाव के 48 आवर्स पहले जहांगीर खान भले ही एक घोषणा किए हैं कि वो चुनाव से हट जा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग का जो नियम है उसके तहत ईवीएम पे जहांगीर खान का ही नाम होगा और उनके पास सिंबल तृणमूल का ही होगा। तो ये जो इलेक्शन है, एक तरफ से बीजेपी के जो पार्टी कैंडिडेट हैं देवांशु पांडा, उनके साथ ही सीधा चुनौती है फलता में भी, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एडवांटेज बीजेपी है, क्योंकि कुछ दिन जो जहांगीर खान खुद को पुष्पा कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो अचानक से 48 आवर्स पहले उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता के लिए जो विकास के बारे में सोच रहे हैं उससे वो सहमत है और इसीलिए उसको सम्मान दिखाकर वो हट रहे हैं। तो ये अचानक से उनके मन में जो सम्मान भाव जाग उठा है, इसको कहीं जाके माना जा रहा है कि असल में ये समझ गए हैं जहांगीर खान भी और तृणमूल के नेता के भी कि बंगाल की जनता अब तृणमूल के साथ नहीं है, बंगाल की जनता कमल के साथ है, और फलता में भी वही कहीं ना कहीं जाके उसका असर दिखने वाला है। और 1,68,000 का जो लीड फलता पहले देता था, वो भी कहीं ना कहीं जाके जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब हो रहा है, और अब इस बार सिर्फ एक क्षेत्र में ये इलेक्शन आज हो रहा है, पुनर्रिपोल हो रहा है, और उसमें 35 कंपनी सीआरपीएफ है, 30 क्विक रिस्पांस टीम है, तो 285 जो बूथ है, हर बूथ में निष्पक्ष वोट हो, जो वोटर्स है वो निर्भय होकर निर्धर होकर वोट दे, वही सुनिश्चित किया गया है फलता में। तो निर्भय होकर, अगर भय मुक्त होकर अगर जनता सड़कों पर, जनता बूथ तक पहुंच पाती है तो क्या रिजल्ट होता है वो तो 4 में ही कोई स्पष्ट हो गया है। तो इसी के साथ ये माना जा रहा है कि जहांगीर खान जान गए थे कि उनकी हार निश्चित है और इसीलिए उन्होंने ये घोषणा किया है। हालांकि वो भी जानते हैं कि ईवीएम में उनका नाम रहेगा। कहीं ना कहीं जाके अजय जी जो सवाल पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं जाके अगर आप टीएमसी का पूरा खेमा देखिए तो टीएमसी का पूरा खेमा ही बिखरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी के नोटिस, जी बिल्कुल सौरभ, टीएमसी का पूरा खेमा बिखरा हुआ जरूर नजर आ रहा है, और खासतौर पर जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर कहा यह उनका निजी फैसला है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जो प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, टीएमसी के सारे विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। जो एक तरह से जहां जो डायमंड हार्बर मॉडल की बात की जा रही थी अभिषेक बनर्जी, अब उनकी भी साख इस जो सीट पर जो चुनाव हो रहा है वो भी अब दांव पर लगी हुई है कि वो किस तरह से अपने मॉडल को बढ़ावा देते हैं, जबकि उनके खुद के जो कैंडिडेट हैं वो मैदान से अपने आप को बाहर कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप इस महत्वपूर्ण चुनाव पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा, कई महत्वपूर्ण खबरें अभी आपका इंतजार कर रही हैं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एमडीएच। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को और भी मजबूत करते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक ने के बीच में सियोल में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और उद्योग, उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, उभरती तकनीकों और साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों देशों ने रक्षा, साइबर क्षेत्र, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग को लेकर के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। श्री राजनाथ सिंह ने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरिया की तकनीकी श्रेष्ठता और भारत के कौशल विकास और विनिर्माण तंत्र का जो मेल है वो सहयोग की एक सशक्त नींव तैयार करता है। उन्होंने कहा कि 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन करीब 1,54,000 करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 40,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ। भारत के एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र में बदलाव का प्रमाण उन्होंने इसे बताया। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतेनेनी ने कहा है कि संघर्ष की स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक अहम हिस्सा है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत नागरिकों के जीवन की हानि के प्रति जीरो टॉलरेंस का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में 20 सशस्त्र संघर्षों में दर्ज की गई नागरिकों की मौत का आंकड़ा 33,000 से ज्यादा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 साल की लगातार वृद्धि के बाद ये पहली बार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आंकड़ा अब भी बहुत ज्यादा है। भारतीय राजदूत ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विस्फोटक हथियारों की तैनाती के लिए ड्रोन्स का बढ़ता इस्तेमाल विशेष रूप से चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की भी निंदा की और कहा कि भारत दशकों से इस तरह के आतंकवाद का शिकार रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने, शरण देने या समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी दिलचस्प खबरें प्रकाशित की गई हैं। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताते हैं। तो पहली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत को वैश्विक ताकत के तौर पर किस तरह से युवा देख रहे हैं। जी हाँ, ये बात सर्वे में निकल करके सामने आई है। भारत के ज्यादातर युवा देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं और उनका मानना है कि मौजूदा जो विदेश नीति है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में विदेश नीति पर किए गए एक सर्वेक्षण में युवाओं ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर भरोसा व्यक्त किया है और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन भी किया है। तो एक सर्वे निकल करके सामने आया है जो युवाओं की दिलचस्पी को साफ तौर पर दिखा रहा है और भारत को वैश्विक ताकत के तौर पर किस तरह से युवा देख रहे हैं ये भी ये सर्वे दिखा रहा है। और जो दूसरी खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर आप चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो है केदारनाथ में। करीब 5.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। कल लैंडस्लाइड के बाद 10,000 लोगों को बचाया गया और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ। 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है। लगातार बारिश हो रही है। वहाँ पर STRF की टीम्स ने मंगलवार को रात भर अपना राहत अभियान चलाया था और बद्रीनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड से ट्रैफिक रुका हुआ है। तो अगर आप इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं चारधाम की यात्रा का, तो एक बार ज़रूर पता कर लीजिए और वहाँ का जो स्थानीय ट्विटर हैंडल है उस पर सारी जानकारियाँ मिलती है, जहाँ पर कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ पर जो यात्रा है वो अवरोध हुआ है। तो आप बेहतर अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं, वरना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि परिवार के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और इस यात्रा में फंसने का भी बहुत ज़्यादा जोखिम है। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया भर की खबरों से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तो स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा और वक्त हो चला है अराउंड द वर्ल्ड का। देखते हैं जो वैश्विक जगत है उससे कुछ खबरें। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक नियंत्रित समुद्री क्षेत्र दर्शाने वाला नक्शा जारी किया है और कहा है कि इस मार्ग से गुजरने के लिए नई प्राधिकरण व्यवस्था से अनुमति लेनी होगी।
अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो पर हत्या के आरोपों में मामला दर्ज किया है। वॉशिंगटन द्वारा क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत इस कार्रवाई को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से बातचीत होगी। वॉशिंगटन द्वारा वर्ष 1979 में बीजिंग को राजनयिक मान्यता दिए जाने के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ये पहली सीधी बातचीत होने जा रही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राजनीतिक कैदियों के परिजनों ने सरकारी हिरासत में हुई मौतों के विरोध में मौन जुलूस निकाला। इस मामले में जवाबदेही तय करने और कैदियों की रिहाई की मांग भी की गई। तो चलिए अब बात करते हैं मनी मंत्र की। आज मनी मंत्र का फोकस है सही रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके लिए आपको अपनी बचत की कमाई बहुत पहले से बचत की शुरुआत करनी चाहिए, निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में ही आपको कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो एक मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए आपको जिन चरणों का ख्याल रखना है उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी, आपका मासिक खर्चा फिलहाल कितना है, उसमें महंगाई के इम्पैक्ट को जोड़िए और 10 साल, 20 साल या 30 साल बाद कितने पैसे की ज़रूरत होगी आपके परिवार को, उसका एक खाका तैयार करिए। उसके बाद आपको अपने ऊपर कोई भी कर्ज न रखें और जल्दी से जल्दी अपने कर्ज को चुकता कर दें। इसको भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेना अपने जीवन की सांस के लिए आपको बहुत ही आवश्यक है। अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। उसके बाद जब एक फंड तैयार हो जाता है तो फिर आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा हर महीने निकाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 1 या 2 करोड़ रुपए अगर आपने फंड में जमा कर लिए हैं तो आप 10,000, 20,000 जितना भी चाहें हर महीने विड्रॉ करने का एक जो प्लान है वो तय कर सकते हैं, जिससे जीवन के उन खूबसूरत सुनहरे पलों में आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास सीरीज एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। और एक दिन एक उत्सव में आज हम बात करेंगे कंद षष्ठी या फिर स्कंद षष्ठी, जिसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। हजारों श्रद्धालु मुरुगन मंदिर में सुबह से ही पूजा, व्रत और विशेष अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। 6 दिन का यह त्यौहार है। अच्छाई की बुराई पर जीत का ये प्रतीक माना जाता है। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित कंद षष्ठी या स्कंद षष्ठी का 6 दिवसीय उत्सव अत्यधिक श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान मुरुगन की राक्षस सुपर पद्मन पर विजय का, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस उत्सव का सबसे प्रमुख आकर्षण छठे दिन होने वाला सूर संहारम नाटक है। श्रद्धालु इस दिव्य विजय का नाट्य रूपांतरण देखने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। इस त्योहार में व्रत, भजन, मंत्रों का जाप और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। कंद षष्ठी या स्कंद षष्ठी को मुख्य मुरुगन मंदिरों में लोगों की भीड़ सुबह से ही दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचने लगती है। पूजा के दौरान विशेष अभिषेक, अलंकरण और भक्त गीतों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे माहौल और भी उत्सवपूर्ण बन जाता है। राज्य भर के प्रसिद्ध मुरुगन मंदिरों में विशेष यज्ञशाला पूजा और विश्वरूप दीपराधन जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। डिंडीगुल जिले का पलानी मुरुगन मंदिर और तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर इस उत्सव के मुख्य केंद्र होते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। मंदिर परिसर में कंद षष्ठी कवच का जाप सुनाई देता है। लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं। बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी परिवार सहित उत्सव का हिस्सा बनते हैं, जिससे ये सामूहिक भक्ति का विशाल आयोजन बन जाता है। कंद षष्ठी भगवान मुरुगन के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये भगवान मुरुगन की बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। कई लोगों के लिए यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और कृतज्ञता का समय भी होता है।
सजाए गए मंदिर परिसर और भक्तों की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण होती हैं कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के प्रति कितनी गहरी भक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव है। कंद षष्ठी के दिन तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के प्रति गहरी आस्था के साथ विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक एकता देखने को मिलती है, जो इस उत्सव को खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो संध्या, कल हमने महाराष्ट्र का रुख किया था, जहां पर हमने भगवान गणेश को याद किया। तो महाराष्ट्र का जो पूरा इलाका है वो गणपति का और उनके भाई जो स्कंद भगवान है वो उन्होंने दक्षिण का इलाका ले लिया। तो इस हिसाब से ये जो स्कंद षष्ठी षणमुख है और 6 दिनों का ये जो त्यौहार है तमिलनाडु में बहुत ही प्रचलित कहते हैं ना कि समन्वय और संतुलन बहुत जरूरी होता है, तो उसका एक सशक्त उदाहरण भी है। ईश्वरीय शक्ति जो है वो भी हमें उदाहरण कहीं ना कहीं पेश करती है कि हम भी किस तरह से समन्वय और संतुलित स्थापित करके अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें। और आइए हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बार फिर आज महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि हमारी खास सीरीज के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं रघुवीर तुकाराम खेड़कर से, जिन्होंने तमाशा जैसी समृद्ध लोक कला को अपनी साधना, संघर्ष और समर्पण से नई पहचान दिलाई। लोक परंपराओं को देश विदेश तक और पूरे देश में भी इन परंपराओं की रोशनी को बिखेर रहे हैं कितने ही कलाकार, जिनमें से एक हैं महाराष्ट्र के रघुवीर तुकाराम खेड़कर। रत्नागिरी जिले के खेड़ में जन्मे रघुवीर तुकाराम खेड़कर ने छोटी उम्र में ही कई संघर्षों का सामना किया। जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता तुकाराम खेड़कर का निधन हो गया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी माता कांताबाई सतरकर ने इस परंपरा की लौ बुझने नहीं दी और उसी विरासत को सहेजते हुए रघुवीर खेड़कर ने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही मंच पर अपने सफर की शुरुआत कर दी। 9 साल का था उस दिन से मैं ये रंगमंच पे खड़ा हो गया। मेरे नाम पे तमाशा निकला था, मैं स्टेज पे खड़ा हो गया और स्टेज पे काम करने लगा छोटे बच्चों का, और उस दिन से मेरा ये सिलसिला चालू हो गया। तो आज तक मैं ये काम करते आ रहा हूँ और पब्लिक ने मुझे इतना रिस्पांस दिया। तमाशा का जो प्रोग्राम रहता है वो देखने को अभी महिलाओं की भी बहुत गर्दी हो रही है, महिला तमाशे की तरफ बढ़ रही है और न्यू जनरेशन भी तमाशे की तरफ बढ़ रहा है और तमाशा अभी सेटल हो रहा है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय में रघुवीर खेड़कर ने 12,000 से अधिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तमाशा कला को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया। वे एक बहुमुखी कलाकार हैं जो एक ही मंच पर गायक, अभिनेता, हास्य कलाकार, नायक और खलनायक जैसे कई भूमिकाएं निभाते रहे हैं। उनकी कला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने तमाशा के माध्यम से नशा मुक्ति, स्वच्छता, दहेज प्रथा, परिवार नियोजन, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता भी फैलाई। रघुवीर खेड़कर ने केवल मंच पर अभिनय ही नहीं किया, बल्कि लोक कलाकारों के अधिकारों और सम्मान के लिए भी आवाज उठाई। वे महाराष्ट्र राज्य ढोल की फड़ तमाशा संगठना के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने कलाकारों की समस्याओं के समाधान और मानदेय के लिए भी प्रयास किए। उनके योगदान को समय समय पर अनेक सम्मान से भी सराहा गया। रघुवीर तुकाराम खेड़कर की यात्रा एक कलाकार की सफलता ही नहीं, उस समर्पण की भी मिसाल है जिसने लोक कला को जीवित रखा और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी गूंज पहुंचाई। कला के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम।
और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको प्राकृतिक सौंदर्य की छटा के साथ छोड़े जाएंगे। और प्राकृतिक सौंदर्य का ये पिटारा है त्रिपुरा, जहां पर प्राकृतिक छटाएं आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मुझे और मेरे सहयोगी संध्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।